ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित अंतिम जो निबंध है तमाल के झरोखे से, ये निबंध कक्षा बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित है। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। यह प्रस्तुत वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है, संकलित है और पुस्तक का नाम है, पाठ्य पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। प्रतिनिधि निबंध संग्रह में जो अंतिम 8वां निबंध है तमाल के झरोखे से, और इसके निबंधकार या लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र है। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में इस निबंध के जो प्रमुख गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रमुख है, तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद। प्रिय छात्राओं, मैंने इससे पहले इस निबंध के बारे में एक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इस निबंध के जो लेखक है पंडित विद्यानिवास मिश्र, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय या यूँ कहें कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उसके बारे में चर्चा की थी, और इस निबंध का जो सारांश है या मूल प्रतिपाद्य है उसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूँ, और साथ में इस निबंध का जो एक महत्वपूर्ण गद्यांश है उसकी भी सप्रसंग व्याख्याएँ हम कर चुके हैं। आज हम इस निबंध का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, दूसरा गद्यांश है, यहाँ से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से सुने। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। इन दिनों तमाल बड़ा उदास है। इन दिनों तमाल बड़ा उदास है। एक एक करके इसकी सघन नीलिमा के दल मुरझाते, पियराते और जहराते जा रहे हैं। हर रोज़ इतने पत्ते नीचे जमा हो जाते हैं कि उन्हें जलाकर सिमटते हुए जाड़े को और सिमटाया जा सकता है। ढलते माघ की रात ढली जा सकती है। जाने क्यों मैं भी वसंत में बहुत उदास हो जाता हूँ। मेरे स्वर्गीय मित्र राम मित्र कहा करते थे, पार्टनर, तुम्हें विरही स्वभाव मिला है। राग रंग महक और गमक के दिनों में तुम्हारा हृदय विहरता रहता है। मैं ये भी नहीं जानता किसके लिए विहरता है, पर विहरने लगता है तो एक के बाद एक निपट अकेलेपन के क्षण नाचते हुए सामने चले आते हैं। मृत्यु के साक्षात्कार के विह्वल क्षण
झल झल झलकने लगते हैं आँखों से सदा के लिए, आँखों से सदा के लिए ओझल हुए प्रियजन गुमसुम सामने आ जाते हैं, जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो कि मैं उनसे कुछ पूछूं। तो ये इस गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं। अब व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उनके आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो छात्राएं ध्यान से सुने। तो पहले हम इसका, वैसे दरअसल में व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य है। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित या लिखित निबंध तमाल के झरोखे से शीर्षक निबंध से उद्धृत है, लिया गया है। अब हम इस निबंध का प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार किस बात को हमें समझा रहे हैं या किस बात की चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मिश्र जी आगरा में गोपाल कुंज स्थित क्रमांक 1 आवास में निवास करते थे। उनके आवास के सामने तमाल का एक वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष साथ साथ आती जाती हुई 2 कारों को रोकता था, इसलिए उसका एक भाग काट दिया गया, छत विछत कर दिया गया। मिश्र जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करके तमाल वृक्ष को अधिक काटने से बचाया। लोग क्या कर रहे थे कि ये रोड़ा बन रहा था, ये रास्ते में था, इसलिए क्या है इसकी टहनियाँ और डालें बहुत फैल गई थी। इससे क्या है ये रास्ते में अड़चन उत्पन्न करता था, तो लोग बाग इसको काटने पर तुले हुए थे। लेकिन लेखक अर्थात मिश्र जी ने इसको काटने से बचा लिया। बसंत ऋतु में तमाल का वृक्ष बहुत उदास दिखाई पड़ रहा था। इन पंक्तियों में मिश्र जी उसी उदासी का वर्णन कर रहे हैं कि बसंत ऋतु में भी एक तमाल का वृक्ष है, वो उदास क्यों है, क्या कारण है। इस बात की चर्चा इन्होंने इस गद्यांश में की है। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार जिस समय मिश्र जी ने इस निबंध की रचना की, इसका सृजन किया, उस समय बसंत ऋतु थी। कौन सा मौसम था? बसंत ऋतु का, मधुमास का, ऋतुराज का, क्योंकि बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं। मिश्र जी को ऐसा जान पड़ा कि उनके आवास के सामने खड़ा हुआ तमाल का वृक्ष उदास है, मायूस है। इसका कारण है उसके पत्तों का एक एक करके झरना। जिन पत्तों के कारण तमाल वृक्ष घना और नीला दिखाई देता था, वे पत्ते झुंड के झुंड मुरझाते, पीले होते और नीचे गिर जाते थे। उस समय हर रोज इतने अधिक पत्ते तमाल वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो जाते थे कि उन पत्तों को जलाकर माघ महीने की रात को सहन किया जा सकता है, क्योंकि अलाव जला करके आराम से क्या है उससे हम गर्मी ले सकते थे। लेखक मिश्र जी का कहना है कि पता नहीं क्यों मैं भी बसंत के मौसम में उदास हो जाता हूँ। मिश्र जी के बसंत में उदास होने के कारण उनके स्वर्गवासी मित्र ने उनकी स्वभाव का विरही होना बताया है। मिश्र जी ने कहा कि राग, रंग, सुगंधी
और गमक की इस ऋतु में तुम्हारा मन विरह का अनुभव करता है। मिश्र जी यह भी नहीं जानते कि उनका मन किसके लिए उदास और दुखी होता है। मिश्र जी को उदासी के समय अकेलापन होता है तथा बीता हुआ समय उनके सामने आकर नाचने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो वे मृत्यु को सामने देख रहे हैं कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। जो प्यारे लोग मृत्यु के कारण सदा सर्वदा के लिए आंखों से ओझल हो गए हैं, वे उदास होकर सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रियजन इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हों कि मिश्र जी उनसे कुछ पूछें, कुछ चर्चा करें। तो ये इस निबंध का भावार्थ है। अब हम इस निबंध का कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बसंत ऋतु में जिस वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं वे उदास जान पड़ता ही है। जब पत्ते, उसका जो सौंदर्य है वो पत्ते, डालियां हैं और उसका हरा भरापन है वो चला जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि वृक्ष उदास हो जाता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रदान होते हुए भी सुबोध और प्रभामयी है, शैली वर्णनात्मक है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला तीसरा जो गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको पहले पढ़ते हैं। तमाल की जो डाल कट जाती है, तमाल की जो डाल कट जाती है वह फिर नहीं पनपती, तब भी सूनेपन में एक प्यास जगती है। वही जीवन बनती है, वही जीवन की सुरभि बनती है, वही मृग मद बनकर बेचैन करती है, दौड़ाती है। वही जीवन को दूसरों के लिए आस्वाद्य, दूसरों के लिए ग्राह्य और दूसरों के लिए ज्ञेय बनाती है। पर मेरे साथ यह कुछ भी घटित नहीं होता। जीवन की आकांक्षा तमाल गंदी परंपरा में पले होने पर भी उतनी दुर्दम्य नहीं हो पाती, इसलिए मन आज कुछ और उदास है। शायद इसलिए भी कि अब उदास भी नहीं हुआ जाता। उदासी के लिए अब एकांत नहीं, यहाँ तक कि उदासी के लिए कोई अलग क्षण नहीं है। तो ये गद्यांश है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर या 4 चरणों के आधार पर इस गद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित या लिखित निबंध तमाल के झरोके से शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस निबंध का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने या लेखक ने एक ओर तो तमाल वृक्ष के बहाने राधा कृष्ण को याद किया है, तो दूसरी ओर यह भी प्रतिपादित किया है कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं अपितु लुटाने में है, देने में है। प्राप्त करने में नहीं है, देने में है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी भर क्या है, वो धन के पीछे भागते रहते हैं, वो लोभी होते हैं, लोलुप होते हैं। निबंधकार ने यहाँ पर तमाल के बहाने सांस्कृतिक परिवेश और मानव की जिजीविषा की जो शक्ति है उसको स्पष्ट किया है।
कि देखिए, स्वार्थी तो सभी लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग परमार्थी होते हैं जो दूसरा का भला चाहते हैं। उसी बात का इसमें चित्रण किया है, वर्णन किया है लेखक ने। तो अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ या सरल अर्थ, उसके आधार पर इस गद्यांश की हम इसका सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहता है कि तमाल की यह खासियत है कि जब उसकी कोई शाखा कट जाती है तो वह फिर से नहीं उगती है। जहाँ से शाखा कटती है वहाँ सूनापन छा जाता है। जब भी उस सूनेपन में एक प्यास जगती है, उसकी यही प्यास उसके लिए जीवन बन जाती है। यही प्यास उसके जीवन के लिए सुरभि बन जाती है। सुरभि यानी सुगंध बन जाती है, जो मृगमद बनकर दौड़ाती है और यही दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य और दूसरों के जीवन को गेय बना देती है, संगीत में बना देती है। कहने का आशय यह है कि मानव जीवन में किसी अभाव का आगमन होता है और उस अभाव की पूर्ति नहीं हो पाती है तो मनुष्य के जीवन में सूनेपन का समावेश हो जाता है। किंतु इसी सूनेपन में कुछ करने या दूसरों के लिए कुछ करने की प्यास जागृत होती है और यही प्यास स्व के कोटर से निकलकर परार्थ में बदल जाती है। स्व का तात्पर्य स्वार्थ से हटकर परमार्थ में ये तब्दील कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे वह मनुष्य दूसरों के लिए कार्य करता जाता है, उसका जीवन आनंद व तृप्ति की सुरभि से भरता चला जाता है। उसे आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। जैसे हिरण कस्तूरी की खोज में वन वन दौड़ाता व भटकता फिरता है, उसी प्रकार से परमार्थी मनुष्य भी दूसरों के लिए उपकार करता हुआ उस आनंद से छटपटाता रहता है। तब मनुष्य उस परमार्थ के सुख का आस्वादन स्वयं करता है और दूसरों का जीवन भी आनंद से गेय बनता चला जाता है। तो ये इसलिए मनुष्य को परमार्थ करना चाहिए। यदि आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है तो परमार्थ अवश्य करना चाहिए। लेखक कहता है कि जो तमाल के जीवन में घटित होता है वैसा मेरे जीवन में कदापि घटित नहीं होता है। यद्यपि जीवन की आकांक्षाएं तमालबंदी परंपरा में पलती है, किंतु तमाल की भांति उतनी दुर्दम नहीं हो पाती, क्योंकि तमाल जहाँ अपनी वेदना और सूनेपन को झेल लेता है, किंतु मनुष्य उस वेदना और सूनेपन को झेल पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। तो हम शिक्षाएं वृक्षों से भी ले सकते हैं। इसी कारण निबंधकार का मन कुछ उदास है, क्योंकि वह स्वयं को तमाल के समकक्ष नहीं बना पाता। इसलिए लेखक का भी मन उदास हो जाता है कि कितना दुर्दम्य जीवन है वृक्षों का, तमाल वृक्ष का। अब तो जीवन में उदास भी नहीं हुआ जाता, क्योंकि तमाल की भांति जीवन में परिस्थितियों का अभाव है। उदासी के लिए एकांत का होना आवश्यक है, किंतु आज जीवन में एकांत है ही कहाँ, और वैसे भी उदासी के लिए अलग से क्षण का होना आवश्यक होता है, किंतु ऐसा क्षण आज के परिवेश में कहाँ मिल पाता है। बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है। वस्तुतः लेखक यह संकेत करना चाहता है कि जीवन में पाने की अपेक्षा लुटाने में सुख अधिक होता है।
स्वार्थी बनने की अपेक्षा परमार्थी बनने में ही मानव जीवन की अधिक सार्थकता है। यदि मनुष्य को जीवन को सार्थक बनाना है या सार्थक बनना है तो परमार्थी होना आवश्यक है। ये इस गद्यांश के भाव हैं। तो ये इसका भावार्थ रहा या सरल अर्थ। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या उक्त गद्यांश में लेखक ने तमाल के माध्यम से मानव मन की उदासी और वेदना का सरस में मार्मिक चित्रण किया है। और प्रस्तुत अवतरण में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और इसकी शैली वर्णनात्मक विवेचनात्मक शैलियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है चौथा, उसको हम पहले पढ़ते हैं और तत्पश्चात उसकी 100% व्याख्याएं करेंगे। आदमी और पेड़ में यही तो अंतर है कि पेड़ स्वभाव से परमार्थी है, आदमी स्वभाव से स्वार्थी है। तमाल एक काला काठ है पका हुआ, उसकी झुर्रियाँ गांठ बन चुकी है। वृंदावन के निधुवन में एक तमाल का पेड़ है, उसे शायद बिजली चीर गई है। आधा पेड़ एकदम सूख गया है पर अभी भी एक डाल है जिसमें पत्ते हरे हैं। जाने कौन जीवन की दुर्दम्य आकांक्षा उसे हरा रखे हुए है। मृत्यु की यंत्रणा को कैसे झेल जाता है ये बस तमाल से कोई सीखे। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित अंतिम 8वां निबंध है और ये निबंध पंडित या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित या लिखित तमाल के झरोखे से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका संक्षिप्त में प्रसंग देखते हैं। इस अंश में या यूँ कहें कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पेड़ एवं मनुष्य में स्वाभाविक अंतर को रेखांकित किया है, उस अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस अंतर को हम व्याख्या का अगला सोपान जो तीसरा सोपान है भावार्थ या सरल अर्थ उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार लिखते हैं कि मनुष्य एवं वृक्ष में जो महत्वपूर्ण एवं बड़ा अंतर है वह यह है कि पेड़ स्वभाव से परोपकारी होता है एवं मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। अपने आंगन में लगे हुए तमाल के पेड़ के विषय में लेखक मिश्र जी कहते हैं कि तमाल एक काली एवं पकड़ी लकड़ी है। पुराने एवं परिपक्व वृक्ष के कारण तमाल वृक्ष की झुर्रियाँ गांठ का रूप ले चुकी है, गांठ बन चुकी है। लेखक वृंदावन के निधुवन में स्थित एक तमाल के वृक्ष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वहाँ जो तमाल का पेड़ लगा है, खड़ा है, उस पर शायद आकाशीय बिजली गिरी है। इस वजह से आधा पेड़ एकदम सूख गया है, लेकिन दूसरी ओर की डाली पर
अभी जीवन होने से पत्ते हरे। आधा वृक्ष तो बिजली गिरने से वो सूख गया है, लेकिन आधा अभी भी हरा भरा खड़ा है। जीने की दुर्दमनीय इच्छा, नहीं मरने वाली भावना से वह वृक्ष या उसका हिस्सा एवं जीवित बना हुआ है। लेखक इस वृक्ष के माध्यम से संदेश देते हुए कहता है कि मौत के दंश एवं पीड़ा को, दर्द एवं यंत्रणा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, झेला जाता है, इसे तमाल वृक्ष से सीखा जा सकता है। हम सीख सकते हैं, शिक्षा हम पेड़ों से भी ले सकते हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में तमाल के पेड़ के उदाहरण से मनुष्य को जीवन की प्रेरणा लेने की सीख दी है, और लिखा भी है कि वृक्ष कबौन फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो देखिए, ये सब परमार्थी जीव होते हैं, परमार्थ करते रहते हैं और आनंद की उन्हें अनुभूति होती रहती है। लेखक ने इस बात को प्रस्तुत किया है कि आदमी स्वभाव से स्वार्थी और वृक्ष स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला 5वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। मिलने का यह सुख भी क्या कि दुरंत विरह की तड़पन तत्काल ने बन जाए, रस का मर्म जो नहीं जानते, उनके लिए जयदेव का गीत गोविंद संभोग श्रृंगार का काव्य है, इंद्रिय व्यापार का ओछा चित्रण है। पर क्या यह निरा इंद्रिय व्यापार है जिसमें एक दूसरे की एकाकारता के लिए तड़पे और एकाकार होने पर भी फिर से उस बिंदु को लौटना चाहे जहाँ से एकाकारता की तड़पन शुरू हुई थी? और क्या प्यार की सघनता, प्यार का सर्वग्रासी प्लावन इंद्रिय व्यापारों की सघनता के बिना संभव है? क्या विछड़न मिलन के स्वप्न और मिलन के यथार्थ के द्वंद्व के बिना कभी तीव्र हो सकती है? ये प्रसन्न रसमर्मी के मन में सहज ही उभरती है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 स्तंभ होते हैं, सोपान होते हैं, चरण होते हैं, उनके आधार पर इसका परीक्षण करते हैं, इसकी 100% व्याख्या करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित या रचित निबंध तमाल के झरोके से अवतरित है, उद्धृत है, और यह 8वां हमारी जो पाठ्य पुस्तक का 8वां निबंध है और इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम निबंध है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मिलन सुख की प्राप्ति के लिए विरह की गहराई एवं लंबी अवधि का होना आवश्यक मानते हैं। इसी संबंध में इस अवतरण में लेखक वर्णन कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। तो अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहते हैं कि मिलने के सुख का वास्तविक आनंद एवं सुख तभी है जब विरह की तड़फ, दर्द अधिक और व्यापक हो। सच्चाई भी है कि जैसे भोजन का आनंद वास्तव में तभी है जब अच्छी और कड़क भूख हो। तब क्या है, हम भोजन करते हैं
तो हमारी आत्मा को क्या है, एक तृप्ति का एक एहसास होगा। इसी क्रम में मिश्र जी आगे कहते हैं कि वास्तव में जो रस का मर्म एवं अर्थ नहीं जानते वे ही लोग प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव की रचना गीत गोविंद को संयोग और संभोग श्रृंगार की रचना मानते हैं। नायक नायिका के मिलन एवं शारीरिक भोग इंद्रिय प्यार का ऊंचा चित्रण मानते हैं। लेकिन मिश्र जी के अनुसार यह केवल इंद्रिय क्रिया एवं व्यापार नहीं है, क्योंकि जिसमें एक दूसरे के मिलने की सघन व्याकुलता हो, एकाकार होने, दो से एक होने की तीव्र तड़फ हो, साथ ही साथ पुनः मिलने के पश्चात बिछड़ने की चाह हो, उसे केवल इंद्रिय प्यार नहीं कहा जा सकता है। परस्पर मिलने के लिए बिछड़ने की छटपटाहट, आनंद, कसक सच्चे प्रेम की ही चाहत होती है। आगे लेखक कहते हैं, फिर यह भी उल्लेखनीय है कि जिस बिंदु से नायक नायिका के एकाकार, दोनों के एक हो जाने की कसक एवं तड़पन शुरू हुई, वह शारीरिक सामीप्य एवं इंद्रियों के संपर्क बिना संभव नहीं है। वास्तव में मिलने का आनंद बिछड़ने में, मिलने का आनंद बिछड़ने में एवं बिछड़ने का आनंद मिलने में होता है। दोनों का परस्पर गहरा सहसंबंध है। लेखक के अनुसार इंद्रिय व्यापार एवं शारीरिक संपर्क बुरा नहीं, अपितु प्रेम की कसक एवं गहराई के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। मिलने का सुख बिछड़ने की पीड़ा के पश्चात ही अधिक मिलता है, और बिछड़ने का दर्द एवं सुख मिलने के सुख से ही तीव्रतर होता है। मिलन बिछड़न के परस्पर गहन से संयोजन एवं से संबंध को रस मर्मज्ञ लोग ही समझ सकते हैं। जो प्रेम में डूबा नहीं, जिसने प्रेम किया नहीं सच्चे मन से, सच्चे प्रेम की बात है ये, उसे जो प्रेम में डूबा नहीं, उसे यह समझ पैदा नहीं हो सकती, सामान्य आदमी इसे नहीं जान सकता। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयदेव को प्रेम की सघनता एवं गहराइयों का काव्य मानते हैं। जयदेव का जो काव्य है गीत गोविंद, उसमें प्रेम की सघनता और गहराइयों का चित्रण किया गया है। मिश्र जी ने मिलन और बिछड़न, संयोग और वियोग के परस्पर गहन एवं अतरंग से संबंध को उकेरा है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली प्रभावशील, विषयानुकूल, सरल, सरस, तत्समनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का चित्रण किया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। आगे जो शेष गद्यांश हैं उनका हम विवेचन विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।